अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है वो सॉल्व करने जाएंगे। जिससे पहले हम आपको थोड़े से बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो बताएंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स तो इसके क्या हैं। तो मल्टीप्लिकेशन को इसमें एक्सरसाइज 1.4 जो है इसमें हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.3 थी जो उसमें हमने देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखी थी। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। कहता फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई दो मैट्रिसेस हैं, जैसे हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है और दूसरा बी मैट्रिक्स है। कहता है ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लिकेशन इनकी तब होगी जब दोनों मैट्रिक्स में से पहले वाला जो मैट्रिक्स होगा, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास ए है, इसके कहता है नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे दूसरे मैट्रिक्स जो बी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएंगे, तो हम उसे क्या कहेंगे जी, उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है दो मैट्रिक्स की आपस में। ठीक है जी। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर उनकी तादाद बराबर हो जाए तो हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है दो मैट्रिसेस की आपस में। ठीक है जी। अब हम जाते हैं और इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन पे आपको नीचे नज़र आ रही है, ये देखिए इसकी एग्जांपल जी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें हमारे पास कहता फ़र्ज़ करें हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है, बी एक अनदर मैट्रिक्स है हमारे पास। तो ए मैट्रिक्स की हमारे पास जो है वो कुछ ये एंट्रीज़ हैं और बी मैट्रिक्स की कुछ ये एंट्रीज़ हैं। ए मैट्रिक्स, अब मैं इनको ए बी मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ आपको कि मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेकिन पहले हम इसकी क्या चेक करते हैं, हम इसके देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल है। मतलब कि पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसमें देखें 1 3 फर्स्ट कॉलम, 2 0 सेकंड कॉलम। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो गए 2। इसमें हमारे पास देखो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, 4 और 1। 4 एक कॉलम रो है, 1 एक रो है। तो हमारे पास इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हो गए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि इनकी मल्टीप्लिकेशन आपस में हो सकती है। जी स्टूडेंट्स, अब देखें मैं आपको क्या करता हूँ, एग्जांपल मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। एग्जांपल मैंने बता दिया, जैसे इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2 हैं, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, ठीक है, तो इनकी क्या होगी तादाद सेम, तो हम इसकी क्या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए बी को मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया, फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिख लिया। इसमें देखें मैंने क्या करना है, फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास रो और कॉलम का सीन ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास सेकंड रो को पकड़ूंगा, फिर मैं इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मेरे पास मज़ीद कॉलम्स होते तो मैं इस रो को पकड़ता, उस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता, इस रो को पकड़ता, फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ करता, इस रो को पकड़ता, फिर अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो मेरे पास अभी यहाँ पे अभी जो है वो एक ही कॉलम है, तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इसमें आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट जैसे ही एग्जांपल्स आएंगी फिर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स हो जाएं या एक से ज़्यादा रोज़ हो जाए तो रोज़ को कॉलम्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। 1 2 को मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया मैंने 4 के साथ, जैसे हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज उसके अंदर करते थे, एडिशन के अंदर मल्टीप्लाई करते थे, सॉरी ऐड करते थे वहाँ पे, तो वैसे ही हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो होंगी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 1 को मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख दिया। दरमियान में फिर मेरे पास आना है साइन प्लस का। आपने जब पहली को पहली के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर प्लस का साइन यूज़ करना है। फिर 2 को मैंने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी। अब हमारे पास देखें, ये तो मेरे पास एक रो और एक कॉलम का जो है वो फिनोमेना ख़त्म हो गया। अब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, 4 के साथ। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर मेरे पास आ गया प्लस, 0 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ, ठीक है जी। तो मैंने 0 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखा। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 4 प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, ठीक है जी। ये मेरे पास बन गया 4 प्लस 2 6, 12 प्लस 0 12 बन गया हमारे पास, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन देख ली कि मल्टीप्लिकेशन होती क्या है, दो मैट्रिसेस की कब होती है। फिर हमने देखा कि मैट्रिसेस जो होते हैं दो, उनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, रोज़ को पकड़ते हैं, कॉलम्स के साथ करते हैं। अब कहता है अगर ये दो मैट्रिक्स से अलावा अगर तीन मैट्रिक्स आ रहे हैं आपस में, तो हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे कि एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। वहाँ पे उसका एसोसिएटिव जो लॉ है ना वो यूज़ होगा अगर तीन मैट्रिक्स आ रहे हैं आपके पास तो फिर जी। तो अब हम करते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। कहता है फ़र्ज़ करें हमारे पास तीन मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स ए बी और तीसरा है सी। ए बी सी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कहता है उनकी मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे करेंगे कि दो मैट्रिसेस जो होंगे उनकी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
जो आंसर आएगा उसको हम सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और राइट हैंड साइड पे जब हम जाएंगे तो पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। हम वो कुछ यूँ है, आपके पास ए बी सी की कुछ एंट्रीज आ गई आपके पास ए की। अब इसमें ए बी और हमने कहा था कि सी बाद में है, ए पहले आ जाता है, बी सी को ब्रैकेट में हमने लिखा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ से लेते हैं ए बी और सी को। ए बी ब्रैकेट मैंने वैसे यूज़ की, ए की एंट्रीज मैंने लिख दी पहले, फिर मैंने बी की एंट्रीज लिख दी, ब्रैकेट का साइन यूज़ किया, फिर मैंने सी की एंट्रीज लिखनी। सी की एंट्रीज़ को मैं वैसे ही नीचे उतारता जाऊँगा, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, जैसे मैंने पहले मल्टीप्लाई किया पीछे आपके पास कि ए की जो रो है उसको बी के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है। अब आपने जब आपने करना है दो मैट्रिक्स के अंदर अगर दो कॉलम्स आ जाएं, सॉरी, तो फिर अगर देखें अब सेकंड कॉलम को करना है तो मैंने फर्स्ट रो को पकड़ूंगा, थोड़ी स्पेस छोड़िए, फर्स्ट रो को अब मैं सेकंड कॉलम के साथ करूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1। फिर मैं इसी तरह से सेकंड इस रो की और ये दोनों कॉलम्स के साथ हो गया। अब मैं सेकंड कॉलम को सेकंड रो इसको करूँगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 को मैं 3 से, पहली को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस आ गया। इसका मैं वैसे ही नीचे उतारता जा रहा हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 0 प्लस 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 बन जाएगा। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, माइनस प्लस माइनस होता है, ये भी हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये मेरे पास 0 प्लस 9 9, ठीक है। ये देखें आप कि 0 प्लस 9 हमारे पास क्या बन गया 9, 2 प्लस 3 5, 0 वैसे आ गया, -1 प्लस 0 -1 बच गया। तो ये मेरे पास वैसे ही नीचे आता जा रहा है यहाँ तक। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है जी। तो ये आप देख लीजिएगा ऐसे ही होना है, मतलब कि 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -1, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, स्पेस छोड़नी है 0 को 2 के साथ, ये जैसे मैंने 0 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, फिर प्लस, फिर इसी तरह से -1 को मल्टीप्लाई किया मैंने -1 के साथ, फिर इसी तरह से इस रो को फिर आप इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर आप इस कॉलम के साथ, ये नीचे मैंने लिख दिया, ठीक है। इनको आप मल्टीप्लाई करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास नीचे कुछ रिजल्ट इस तरह से आ जाएगा 13 18 1 0, ठीक है जी। अब हम जाते हैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जी। देखें आपके पास राइट हैंड साइड है ए, अब बी सी को मैंने पहले सॉल्व करना है, ए की एंट्रीज मैंने वैसे लिख ली ब्रैकेट, और बी की एंट्रीज फिर सी की एंट्रीज, फिर मैंने ब्रैकेट का साइन यूज़ किया, ठीक है जी। ए की एंट्रीज मेरे पास अब वैसे ही नीचे आती जाएंगी, बी सी को पहले मल्टीप्लाई करूँगा, बी सी को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आएगा वो कुछ ये बचेगा, -1 0 5 6। ये कैसे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को पकड़ा मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ा सेकंड कॉलम के साथ, फिर इसी तरह से सेकंड रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को पकड़ा सेकंड कॉलम के साथ, ठीक है जी। तो ये मैंने सॉल्व करके मेरे पास -1 0 5 6 बच गया। इसी तरह से अब यहाँ पे फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, जब 2 को -1 से करेंगे तो दरमियान में फिर प्लस आ जाना है, ठीक है जी। मतलब कि पहली को पहली के साथ करके प्लस, फिर सेकंड को सेकंड के साथ करके, फिर इसमें पहली को पहली के साथ करके, फिर प्लस, फिर सेकंड को सेकंड के साथ करना है। यानी कि रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ और रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये देखें नीचे हमारे पास आंसर इसका क्या आता है फाइनल, वो आता है 13 18 1 0। तो ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के आंसर के साथ मैच कर गया है। तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम देख रहे थे पहले तो हमने देखी मल्टीप्लिकेशन क्या है, फिर हमने कहा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब था कि जब अगर 3 मैट्रिसेस आ जाएं उनको मल्टीप्लाई करना पड़े तो हम कैसे कर सकते हैं।
अब हम देखते हैं अगर तीन मैट्रिसेस आ जाएं, वो मल्टीप्लाई भी हो रहे हो आपस में और वो ऐड भी हो रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए एसोसिएटिव लॉ आया, उसने कहा कि अगर तीन मैट्रिक्स आ जाएं, अगर दो मैट्रिसेस ब्रैकेट में ऐड हो रहे हो और तीसरा वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो राइट हैंड साइड पे उसको हम कहते हैं यूँ लिखेंगे कि पहले को ए को हमने पहले बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये अगर ऐसे भी कर दें हम, तो वहाँ पे हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ जाता है। इसे बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। ठीक है जी। लेफ्ट हैंड साइड ली उसने, इसमें ए प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए की एंट्रीज उसने वैसे लिख ली, यहाँ पे उसने क्या किया, ब्रैकेट का साइन यूज़ किया, फिर बी, फिर प्लस और फिर सी की एंट्रीज, और यहाँ पे उसने फिर क्या किया, ये हमारे पास उसने यूज़ किया ब्रैकेट का साइन। ए की एंट्रीज वैसे ही नीचे आ गई। ठीक है, इसको उसने क्या किया, ऐड किया करस्पॉन्डिंग एंट्री को, 0 को 2 के साथ, 1 को 2 के साथ, 3 को -1 के साथ, 1 को 0 के साथ, इनको करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को उसने क्या कर दिया, यहाँ तक ऐड कर दिया हमारे पास। अब ये देखें हमारे पास उसने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज तो ऐड कर दी हैं। अब उसके पास उनको ऐड करने के बाद हमारे पास बचा 2 3 2 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 को 2 के साथ, यानी कि रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ, 2 को 2 के साथ किया, फिर प्लस 3 को 2 के साथ किया, 2 को 3 के साथ किया, प्लस 3 को 1 के साथ किया। ठीक है, ये रो ये दोनों कॉलम से हो गई है यहाँ तक। अब इस रो की बारी इन दो कॉलम्स के साथ है, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ अपने ऐसे मल्टीप्लाई करते जाना। इनको मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, हमारे पास बचा 4 प्लस 6, 6 प्लस 3, -2 प्लस 0, -3 प्लस 0। तो इनको ऐड किया तो हमारे पास आया 10, ये 9 बन गया, ये हमारे पास बन गया -2 और ये -3। ठीक है, सॉरी ये देखें, ये बन गया हमारे पास 10, ये हमारे पास 9 और ये हमारे पास -2 और ये हमारे पास -3 बन गया। ठीक, अब हम चलते हैं और इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन। जी स्टूडेंट्स, अब ये देखें हमारे पास है, कहता है कि ए बी प्लस ए सी। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड से हमारे पास, इसको हमने सॉल्व करना है। ए की एंट्रीज वैसे लिख ली, फिर बी की एंट्रीज लिख ली, फिर प्लस का साइन यूज़ कर लिया, फिर ए का मैट्रिक्स लिख लिया, फिर सी का मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक है जी, पहले वो ए बी को मल्टीप्लाई करेगा, ए बी को मल्टीप्लाई करने के बाद वो कहता है कि जैसे मैंने बताया कि रो को कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ, इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को फिर इस कॉलम के साथ। ठीक है, ऐसे करते जाना आपने, फिर प्लस का साइन, और फिर आपने ये दो मैट्रिक्स जो आगे हैं इनको भी आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है। इनको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या बचा है जी, 0 + 9, 2 + 3, कुछ इस तरह से। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास बचा 9 5 0 -1। इसी तरह से फिर प्लस और इन दो को सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आया फाइनल वो था 1 4 -2 -2। ठीक है, ये थी मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिसेस की आपने करके आनी थी। अब हम देखते हैं कि इनके करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो है उनको उसने कैसे ऐड किया है। 9 को 1 के साथ, 5 को 4 के साथ, 0 को -2 के साथ, -1 को -2 के साथ, ये उसने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इनको ऐड करने के बाद हमारे पास बचा है 10, 5 + 4 9, -2 -3। ये हमारे पास इसकी थी राइट हैंड साइड। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी यही था और राइट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर यही है, और ये दोनों मैच कर रही हैं। हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दैट राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था ओवर एडिशन वो हमारे पास प्रूव हो गया है, जो अभी हमने इसको ओपन करके देखा। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकंड पार्ट, जो आप खुद करेंगे, आपकी बुक पे है कि a + b। अब इन दो को उसने पहले राउंड कर दिया ब्रैकेट में, वहाँ पे था पहले b + c, तो उसको उसने राउंड किया था। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, c जो है इसको a के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएगा, प्लस c को फिर b के साथ मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ये जो पार्ट नंबर 1 किया ना, पहला पार्ट हमने किया, उसके साथ मिलता जुलता सेम ही है ये भी। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होती है, जैसे हमने एडिशन के लिए देखी वैसे ही सेम सब्ट्रैक्शन के तौर पे। जैसे हमने वहाँ देखा था कि a × b + c था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, b - c हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, a को मैंने b के साथ किया पहले, फिर माइनस, फिर a को मैंने c के साथ किया। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया ab - ac।
लेफ्ट हैंड साइड को पहले मैं सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ए की एंट्रीज़ को मैंने वैसे लिख लिया, ब्रैकेट और बी माइनस सी की एंट्रीज़ को मैंने वैसे लिख के उनके मैट्रिसेस को फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पहले मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास ये आया, ठीक है जी। और अब मेरे पास क्या आया, इसके बाद ए की एंट्रीज़ को मैंने वैसे नीचे उतार लिया, ए की एंट्रीज़ वैसे गई और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आंसर बचा ये। फिर मैं इसके क्या करूँगा, जो फर्स्ट वाला रो है इसकी, इसको फर्स्ट वाले कॉलम के साथ पहले करवाया मैंने, फर्स्ट रो को फिर मैंने सेकंड कॉलम के साथ करवाया, ये लिखा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करवा के ये लिख दिया। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाया यहाँ, तो ये मैंने नीचे लिख दिया। ये देखें, ये मैंने इनको मल्टीप्लाई करवा के नीचे लिखे थे, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ बच गया जी -6, -6, 0 और -2। ये मेरे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ठीक है। ये है जी आपके पास राइट हैंड साइड, जिसमें मैंने बोला था कि ए को पहले बी के साथ करेंगे, फिर ए को फिर सी के साथ करेंगे, ठीक है। और ये देखें, ए को बी के साथ मैंने किया, ए की पहले एंट्रीज लिखी, फिर मैंने बी की एंट्रीज लिखी, माइनस का साइन, फिर ए का साइन, फिर सी का साइन, ठीक है। अब मेरे पास देखें, ए को बी के साथ मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया, माइनस आ गया। फिर मैंने ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर ये आ गया, ठीक है। इनको फाइनल वही तरीका कार है कि रो को कॉलम के साथ किया, रो को फिर मैंने कॉलम के साथ किया, इस रो को फिर मैंने इस कॉलम के साथ किया, इस रो को मैंने इस कॉलम के साथ किया। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इनको मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास लास्ट में जो आंसर बचा हुआ मेरे पास फिर क्या बच गया, -6, -0, -2। तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये डिस्ट्रीब्यूटिव के जो लाज थे उन्होंने कहा कि अगर 3 मैट्रिसेस हमारे पास आ जाते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सॉल्व करवाने के लिए उसने फिर ये वाला मेथड यूज़ किया, ये वाले लॉज बनाए थे, उन लॉज के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो नेक्स्ट हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, वो है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। हमने पढ़ा था कॉम्यूटेटिव लॉ एडिशन के अंदर a + b = b + a। हम उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते थे, a + b करते थे, तो वो हमारे पास जो आंसर आता था वो इक्वल आता था b + a के। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के अंदर ऐसा नहीं है, ठीक है। वो कहता है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास कोई 2 मैट्रिसेस हैं, एक a मैट्रिसेस है और एक b मैट्रिसेस है। 2 मैट्रिसेस के अंदर अगर हम जाते हैं तो कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे डज नॉट होल्ड, ठीक है, वहाँ पे होल्ड नहीं करता। जनरल ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए, कि वो वहाँ पे होल्ड नहीं करता। लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिनके अंदर जाके वो होल्ड करता है। वो कौन से पर्टिकुलर केसेस हैं वो आपके साथ मैं नेक्स्ट शेयर करता हूँ, वो आप देखिए अपनी स्क्रीन पे। जैसा कि ये देखें, आपके पास एक एग्जांपल है, ये पर्टिकुलर केस की उसने एक एग्जांपल दी है आपके पास कि a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग। ये दो आपके पास उसने मैट्रिसेस दे दी हैं, a को b के साथ मल्टीप्लाई करवाओ, तो a को b के साथ मल्टीप्लाई करवाओ और b को मल्टीप्लाई के साथ a के साथ करवाओ, तो वह कहता है कि पास जो आएगा आंसर वो सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर केस उसने दिया है, उसकी एग्जांपल उसने करवाई हुई है, ठीक है। ए का मैट्रिक्स मैंने लिखा, बी का मैट्रिक्स लिखा। ए के मैट्रिक्स को मैंने क्या किया, 2 × -3, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, 0 × 0 प्लस, फिर मैंने क्या किया 2 × 0 प्लस 0 × 4, 0 × -3, 1 × 0, 0 × 0 प्लस 1 × 4। तो ये मेरे पास मैंने फर्स्ट रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ करवाया, फिर मैंने सेकंड रो को पकड़ा, फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ मैंने करवाया। अब मेरे पास जो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट मेरे पास आंसर आ रहा है, वो आ रहा है -6, 0, 0 और 4, ठीक है। अब इसकी राइट हैंड साइड आप इससे अंदाजा करें। ये देखें जी, b को मैंने पहले रख लिया, a को मैंने बाद में रख लिया। तो जब मैंने b को और a को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को पकड़ा फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को पकड़ा सेकंड कॉलम के साथ, सॉल्व करता गया, मेरे पास -6 + 0, 0 + 0, ठीक है। ये देखें, जैसे कि यहाँ पे आया था -6 + 0, 0 + 0, यहाँ भी 0 + 0, 0 + 4, 0 + 0, 0 + 4, ये मेरे पास आ गए थे। और फाइनल मेरे पास आंसर आया था -6, 0, 0, 4, -6, 0, 0, 4। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब कि यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। तो वो कहता है कॉम्यूटेटिव लॉ बाज़ औक़ात
होल्ड कर जाता है कुछ केसेस में, लेकिन ज़्यादातर जो है कॉम्यूटेटिव लॉ वो होल्ड्स नहीं करता। हमारे पास आ जाती है नंबर 5 प्रॉपर्टी। नंबर 5 प्रॉपर्टी जो है इसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने वहाँ पे मैट्रिक्स की, तो वो हमारे पास थी वहाँ पे नल मैट्रिक्स। ठीक है, जो हमने कहा था कि एक ऐसा मैट्रिक्स हो जो हम ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर ऐड करें तो उसके अंदर वो कोई चेंज ना लाए, ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें फिर वही वैसे का वैसा ही मिल जाए। जैसे हमने कहा था कि ए, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, तो उसके अंदर हम कहते हैं कि कोई ऐसा मैट्रिक्स ला के ऐड करो कि इसके अंदर कोई चेंज ना आए। तो हमने कहा था कि वहाँ 0 0 0 जो कि यानी नल मैट्रिक्स की एंट्रीज थी, तो वो हमने ऐड किया था, तो हमारे पास दोबारा हमारे पास ए मैट्रिक्स ही हमें मिल गया था। इसी तरह से हम देखते हैं अब क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है मैट्रिक्स की, वो फ़र्ज़ करो हमारे पास कहता है कि एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, तो उनको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स जो ए है वो हमें वही मिलेगा। जब हम बी मैट्रिक्स जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक ए मैट्रिक्स के साथ, तो फिर भी हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ए मल्टीप्लाई बाय बी, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, तो कहता है इसके अंदर जो हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जो इसको मल्टीप्लाई करेगा ए के साथ, तो हमें फिर वही ही मिल जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स, जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 0 और -3। ठीक है, ये देखें नीचे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 1 को 1 के साथ, प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 0 के साथ, थोड़ी स्पेस दी, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर मेरे पास आ गया 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और -3 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, ऐसे ही मैंने रो को और कॉलम को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास फाइनल जो आंसर बचा वो 1 2 0 -3 बचा। ठीक है जी, तो मतलब कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है जिसके साथ हमने किसी ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक फाइनल मैट्रिक्स मिल गया हमें। ठीक है जी, अब देखें इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने पहले रख लिया, फिर दूसरे मैट्रिक्स को मैंने ओरिजिनल मैट्रिक्स को मैंने बाद में रख लिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ अब मैं इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, 1 को 1 के साथ किया 1, 0 को 0 के साथ किया 0। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, मतलब कि मैं रो को कॉलम के साथ किया, फिर मैं रो को फिर मैंने सेकंड कॉलम के साथ किया। इस रो को पकड़ूंगा इस पहले कॉलम के साथ, इस रो को पकड़ूंगा सेकंड कॉलम के साथ, ऐसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, अब मेरे पास जो बचा है वो बचा है 1 2 0 -3। ठीक है जी, तो मेरे पास देखें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो था 1 2 0 -3 था, राइट हैंड साइड का मेरे पास 1 2 0 -3 आ गया। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसके साथ किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता। जैसे ये मेरे पास मैट्रिक्स था, इसके साथ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास उस मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आया, वो मैट्रिक्स मुझे वैसे ही दोबारा सेम मिल गया। तो मैंने कह दिया कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब कि ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें या आइडेंटिटी के साथ ओरिजिनल को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। अच्छा जी, पीछे हमने देख लिया मैट्रिसेस क्या थे, एसोसिएटिव लॉ देख लिया, कॉम्यूटेटिव लॉ देख लिया, फिर हमने आइडेंटिटी देख ली कि आइडेंटिटी जो होती है मैट्रिक्स की वो क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोज का जो कंसेप्ट है उसके साथ इसका मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं कि वो हमारे पास वेरीफाई करता है नहीं करता, वो प्रूव होता है नहीं होता। तो अब उसके लिए हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसमें कहता है कि वेरिफिकेशन करो कि ए और बी दो ट्रांसपोज मैट्रिसेस हों, उनका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो इसको हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं, फिर सेकंड मैट्रिक्स जो होता है उसका ट्रांसपोज पहले लिखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को जैसे ए मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज बाद में लिखते हैं। ठीक है जी, तो इसको हमने वेरीफाई करना है कि आया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं कि नहीं आती हमारे पास। ए और बी के हमारे पास कुछ ये एंट्रीज दी हैं, ये कुछ मैट्रिसेस की एंट्रीज हैं। अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने में कहते हैं हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज है, तो ब्रैकेट में पहले मैं ए और बी के मैट्रिसेस लिखूंगा, फिर मैं ऊपर उसका ट्रांसपोज लिखूंगा। ए का मैट्रिक्स मैंने उसको मल्टीप्लाई करवाया बी के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -2
2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 0, यानी कि रो को मैंने कॉलम के साथ, फिर रो को मैंने फिर कॉलम के साथ। इसी तरह से आपने इस रो को पकड़ना है, इस कॉलम के, इस रो को इस कॉलम के साथ कर देना आपने। ठीक है जी। अब देखें नीचे, अब है हमारे पास, ये बन गया मेरे पास 2 माइनस 2, 6 प्लस 0, 0 प्लस 2, 0 प्लस 0। तो ये मेरे पास बच गया जी 2 माइनस 2 0, 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 2 0 और 0 प्लस 0 0। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। मैंने बताया था ट्रांसपोज का क्या कॉन्सेप्ट है जी, कि आपके पास जो रो होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम होता है वो रो में चेंज हो जाता है। ठीक है जी, यानी कि रोज़ को कॉलम्स में या फिर आप कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दो तो वो हमारे पास हो जाता है जी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो 0 6 को मैंने पकड़ा, रो को मैंने 0 6 कॉलम की शक्ल में लिख दिया, 2 0 मैंने रो को पकड़ा, 2 0 कॉलम की शक्ल में लिख दिया। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया। अब हम देखते हैं नीचे राइट हैंड साइड। देखें जी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, तो बी का पहले मैंने मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर ट्रांसपोज लगाया, फिर मैंने ए का मैट्रिक्स लिखा, उसके ऊपर मैंने ट्रांसपोज लगाया। बी के मैट्रिक्स को पहले मैंने ट्रांसपोज किया, 1 3 रो को मैंने 1 3 कॉलम में कन्वर्ट किया, -2 0 रो को मैंने -2 0 कॉलम में कन्वर्ट किया। इस तरह से ये मेरे पास 2 1 जो रो थी इसको मैंने कॉलम में लिखा, 0 -1 रो को मैंने 0 -1 कॉलम में लिख दिया। इसको मैंने रो को पकड़ा इस कॉलम के साथ, इस रो को पकड़ा मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी इस रो को मैंने पकड़ा इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को पकड़ा इस कॉलम के साथ, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ सेकंड कॉलम के साथ करवाया, सेकंड रो को मैंने फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम के साथ मैंने करवाया। करवाने के बाद मेरे पास जो फाइनल आंसर आया वो बचा मेरे पास 0 2 6 0। ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। ये देखें जी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 2 6 0, ये लेफ्ट का और ये राइट का दोनों ही मैच कर गए। तो ये वेरीफाई हो गया है कि ए बी का जो ट्रांसपोज है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये दोनों, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब कि लेफ्ट और राइट दोनों ही सेम है। ठीक है, ये देखें, ये ए बी ट्रांसपोज जो है इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज जो है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मतलब मैच कर गए हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया। आज तक के लिए इतना ही है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 1.4 सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।